और जीतेंगे। राजनीतिक बदले की भावना क्या है सबको मालूम है। ये महाराष्ट्र का अपमान है। अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, यह महाराष्ट्र की परंपरा है। कहाँ है दाऊद इब्राहिम? कहाँ बैठा है? कौन सी जेल में है वो? भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। उसकी उचित जगह जेल की सलाखों के पीछे है। लोग इधर ही बैठेंगे। मैं बोलती भाई ने कुछ किए नहीं, काय को उनको पकड़े। भाजपा हमसे डरती है, तो आगे डरती है। जो ये देशद्रोही चेहरा है वो पूरी तरह से बेनकाब होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात में आज की सबसे बड़ी सियासी खबर की बात करेंगे, जिसने आर्थिक राजधानी मुंबई से लेकर चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश तक हलचल मचा दी है। दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने आज गिरफ्तार कर लिया है। नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम के करीबियों से कौड़ियों के भाव में जमीन खरीदने का आरोप है। कोर्ट में पेशी के बाद लगभग 2.25 घंटे से ये सुनवाई चल रही है। कोर्ट में 4.5 बजे ये सुनवाई शुरू हुई थी, जो अभी भी जारी है। ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी है। हालांकि ये सुनवाई अभी भी चल रही है। कोर्ट में किस तरीके के साक्ष्य ईडी के द्वारा रखे जा रहे हैं, उसी के बाद कोर्ट का कोई फैसला आएगा। हालांकि ईडी ने अभी 14 दिनों की रिमांड मांगी है। लगभग सुबह 8 बजे ये पूछताछ शुरू हुई थी। एक लंबी पूछताछ के बाद दोपहर में लगभग 3 बजे नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस समय नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कहा हम लड़ेंगे और जीतेंगे, न डरेंगे न झुकेंगे। एनसीपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शरद पवार के घर पर एक बड़ी बैठक भी चल रही है। मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में इस समय बहस चल रही है नवाब मलिक की रिमांड को लेकर। ईडी का कहना है कि उन्हें 14 दिन की रिमांड चाहिए और इसी पर बहस जारी। लगभग 2 घंटे का वक्त हो चुका है। 14 दिन की रिमांड को लेकर ही इस समय पीएमएलए कोर्ट में बहस चल रही है। मेरे तमाम सहयोगी इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पीएमएलए कोर्ट से मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रौनक कुकड़े मेरे साथ मौजूद है, जितेंद्र दीक्षित। मृत्युंजय, आपसे शुरुआत करूंगी। क्या कुछ चल रहा है इस समय कोर्ट में? क्या चल रहा है जिरह में? शोभना, देखिए, जिस प्रकार से ईडी के एएसजी अनिल सिंह ने दावा किया कि किस प्रकार से उन्हें 14 दिनों की रिमांड की जरूरत है और नवाब मलिक एक कथित तौर पर एक जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें आरोपी है, इस संदर्भ में उन्होंने रिमांड की मांग की है। लेकिन पिछले 40 मिनटों से हम देख रहे हैं कि जो देसाई है, अमित देसाई, नवाब मलिक के वकील, वो जिरह कर रहे हैं। उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया है, यहां पर जिक्र करना बेहद जरूरी है। अमित देसाई ये कहते हैं कि जब पीएमएलए का कानून ही साल 2005 में आया तो 2003 या 1999 किसी खरीद फरोख्त को लेकर वो धारा कैसे लग सकती है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जब ये ईडी कह रही है कि जमीन मुनीरा नाम की महिला के नाम पर था, पर मुनीरा ने तो आज तक किसी प्रकार की शिकायत की ही नहीं, ना मुंबई पुलिस से ना किसी एजेंसी से। तो जो तकरारदार है, शिकायत करता है, वो तो सामने आना चाहिए, वो आज तक सामने आया ही नहीं था। अमित देसाई का ये कहना है कि इस आरोप के लिए 20 साल तक इंतजार करना पड़ा ईडी को। और रही बात दाऊद इब्राहिम की, तो दाऊद इब्राहिम 30 साल से देश से बाहर है, उसके ऊपर तमाम आरोप लगे हुए हैं, एफआईआर दर्ज हुए हैं। एक एफआईआर 3 फरवरी को होता है जिसमें ये संबंध जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार से अमित देसाई बहुत सारी दलीलें दे रहे हैं, बहुत सारे जो पुराने फैक्ट्स है वो रख रहे हैं, कागजी दस्तावेज पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो गिरफ्तारी है वो गलत तरीके से की गई है। अभी तक ये लगभग 2 घंटे से सुनवाई चल रही है और लगातार उनका विरोध है कि ईडी की कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए। अभी भी सुनवाई चल रही है। जी शोभना, बिल्कुल ठीक है। मृत्युंजय, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट कोर्ट से होगा फौरन हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जितेंद्र दीक्षित, मैं आपका रुख करना चाहती हूं। शरद पवार के घर पर एक बड़ी अहम बैठक चल रही है। तमाम एनसीपी के, कांग्रेस के बड़े नेता उनके घर पर मौजूद है। क्या कुछ खबर वहां से निकलकर सामने आई? शोभना, शरद पवार के घर पर क्या चल रहा है ये आपको मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े बताएंगे, क्योंकि रौनक ही वहां पर हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। जिस तरह से खास करके टाइमिंग की अगर बात करें, आज के दिन जब यूपी में मतदान हो रहा है और ऐसे वक्त में जब नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो रही है, तो सियासी हलकों में यही चर्चा चल रही है कि ये एक राजनीतिक कदम था। नवाब मलिक ठाकरे सरकार के सबसे मुखर चेहरे रहे हैं। पिछले अगर चंद महीनों की बात करें, जब से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से लगातार नवाब मलिक टारगेट करते आए थे केंद्रीय एजेंसियों को, बीजेपी को, और उसके पहले भी लगातार
ठाकरे सरकार के घटक दलों की ओर से यह आरोप लगता रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है ठाकरे सरकार को अस्थिर करने के लिए, महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने के लिए। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये एक बदले की कार्रवाई है, क्योंकि अब से चंद महीने पहले ही नारायण राणे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी नेता हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ दिनों पहले नितेश राणे को गिरफ्तार किया गया और पिछले हफ्ते ही संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की भी गिरफ्तारी होगी। ईडी के कुछ अधिकारियों के साथ उन्होंने एक घोटाले को अंजाम दिया है। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, और ये बराबरी का खेल चल रहा है। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी होती है, नारायण राणे की गिरफ्तारी होती है, अब आज नवाब मलिक की गिरफ्तारी होती है और ईडी की तलवार जो है वो संजय राउत के ऊपर भी लटकी हुई है। रौनक कुकड़े, मुझे अभी जितेंद्र ने बताया कि आप शरद पवार के घर के बाहर हैं और एक बड़ी अहम बैठक वहां पर चल रही है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि कौन कौन इस बैठक का हिस्सा बन रहा है और क्या कुछ अपडेट निकल कर बाहर आया। जी देखिए शोभना, शरद पवार के घर पर एनसीपी और कांग्रेस के मंत्रियों की जो बैठक चल रही थी वो कुछ देर पहले खत्म हुई है। अजीत पवार से लेकर तमाम बड़े नेता भी शरद पवार के घर से निकल चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अपडेट जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि शरद पवार जो है वो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके सरकारी निवास स्थान पर मिलने पहुंचेंगे और जिस तरह की गतिविधियां फिलहाल कोर्ट में चल रही है उसका इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ये दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हो सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर ये दोनों नेताओं में चर्चा होगी और फैसला क्या लिया जाना है ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को तय करना है। लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार का इसमें से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी जो बैठक हुई उसमें एनसीपी और कांग्रेस के मंत्रियों से लगभग ये पूरे मामले पर चर्चा हुई है कि एक तो सरकार की इमेज पर जिस तरह के आरोप ईडी की तरफ से एक मंत्री पर लगाए जा रहे हैं, सीधे जो रिश्ता जोड़ा जा रहा है वो डी कंपनी से लेन देन का जोड़ा जा रहा है। ऐसे में सरकार की इमेज को लेकर बाहर पब्लिक में या लोगों में क्या कुछ संदेश जा रहा है और आने वाले दिनों में किसको क्या कुछ कहना है, ये इस पर एक रणनीति जो है वो लगभग शरद पवार के साथ इन नेताओं की बैठक में तय हुई है। मुख्यमंत्री से चर्चा होगी, उसके बाद ये अंतिम निर्णय जो है वो लिया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है रौनक, एकजुटता दिखाने की कोशिश लगातार की जा रही है। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी आज सामने आई, उन्होंने कहा कि राजनीतिक जिसे कहा जाए कि दुश्मनी के चलते ये सब किया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर भी है, क्या इस पर कोई जानकारी है आपके पास? जी देखिए, भी आधिकारिक तौर पर तो जानकारी जो है वो एनसीपी या फिर सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन हमें जो सूत्र ये बता रहे थे कि ईडी की तरफ से ऑफिशियली जब राजभवन को इस बारे में सूचना दे दी जाती है तो मंत्री को अपना इस्तीफा जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपना होता है। लेकिन इस पर अब तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान जो है वो एनसीपी ना फिर सरकार की तरफ से आया है। जो बताया गया वो ये है कि शरद पवार और मुख्यमंत्री के बीच में जब बैठक होगी उसके बाद ही इस पर कोई अंतिम निर्णय जो है वो सरकार की तरफ से लिया जाएगा। रौनक, मैं आपको रोक रही हूँ, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शरद पवार से फोन पर बातचीत की है और ममता बनर्जी ने शरद पवार से कहा है कि इस्तीफा नहीं होना चाहिए नवाब मलिक का, नवाब मलिक को इस्तीफा मत देने दीजिए। ये मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, उन्होंने बात की है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से। जितेंद्र दीक्षित, इस खबर के मैं क्या मायने निकालूं? वो कह रही है ममता बनर्जी की इस्तीफा मत देने दीजिए, पर यह तो एक प्रक्रिया है, अगर गिरफ्तारी हुई है तो ये राजभवन से फैसला लिया जाएगा। जी हाँ, देखिए एक बात तय है कि नवाब मलिक को मंत्री पद से जो है हाथ तो धोना ही पड़ेगा इस गिरफ्तारी के बाद। लेकिन ममता बनर्जी का शरद पवार को फोन किया जाना अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि आपको याद होगा कि अब से चंद दिनों पहले ही ममता बनर्जी मुंबई आई थी, उन्होंने आदित्य ठाकरे के साथ मुलाकात की, उन्होंने शरद पवार के साथ मुलाकात की और एक तरह से वो एक तीसरा मोर्चा तैयार करने की कोशिश कर रही हैं, ये माना जा रहा है। और इस मोर्चे में सीधे तौर पर जैसे कि ऑब्वियस है बात कि कांग्रेस साथ में नहीं होगी, तो उसी के तहत जब ऐसा एक घटनाक्रम, जब यहाँ पर महाराष्ट्र में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है तो उसी सिलसिले में ममता बनर्जी ने ये फोन किया है और एक तरह की जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने ठाकरे सरकार के साथ में और खास करके एनसीपी के साथ अपनी सॉलिडेरिटी व्यक्त की है। जी जितेंद्र, और बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। मृत्युंजय, एक बार मैं फिर फटाफट आपका रुख करूंगी क्योंकि कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, सुनवाई चल रही है, जिरह चल रही है, 2-2.25 घंटे का वक्त बीत चुका है। क्या अपडेट, क्या निकल कर आ रहा है सामने आपके?
देखिए, लगातार जो देसाई हैं नवाब मलिक के वकील, वो जिरह किए जा रहे हैं और बहुत सारी दलीलें रख रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जो संपत्ति जिसकी संपत्ति है, जिसका बयान ईडी ने दर्ज किया है, उसने खुद कभी शिकायत की ही नहीं कि वो जमीन को लेकर उसको कोई आपत्ति है। उसे खुद नहीं पता कि खरीद फरोख्त किसके बीच में हुई है। कहीं न कहीं देसाई जो वकील है अमित देसाई, उनका ये कहना है कि इन्हें निशाना बनाया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है। यहाँ तक कि एक बात का जिक्र किया हमने एबीपी न्यूज के दर्शकों को, जो अरेस्ट का दस्तावेज है, अरेस्ट मेमो है, वो हमने दिखाया। उस पर ईडी ने पहले से ही दोषी लिख दिया है, गिल्टी लिख दिया है। उसका भी जिक्र यहाँ पर अमित देसाई ने कोर्ट में कहा कि बिना कोर्ट की प्रक्रिया के खुद ईडी ने कैसे किसी आरोपी को पहले ही दोषी करार दिया, इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है। साथ ही साथ ये कहा गया कि इकबाल कासकर का नाम इसमें सामने आया, दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर को इसमें गिरफ्तार नहीं किया गया, तो नवाब मलिक को क्यों गिरफ्तार किया गया। तो इस प्रकार की दलीलें जो है अमित देसाई कोर्ट में रख रहे हैं, अभी भी जिरह कर रहे हैं, अभी भी वो कुछ समय लेंगे अपना बात रखने में। इस पर अगर कुछ पूरा मामला है, ये महंगी जमीन कौड़ियों के दाम पर खरीदने की बात की जा रही है, महंगी जमीन कौड़ियों के दाम पर खरीदने की बात की जा रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत अजब गजब आरोप है और जाहिर सी बात है क्योंकि बहस चल रही है इसलिए बहुत अहम हो जाता है। और देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर। ये दो तस्वीरें सामने, बीजेपी नेताओं के घर पर जश्न मनाया जा रहा है तो नवाब मलिक के परिवार में गम मन रहा है। और जो कार्यकर्ता हैं एनसीपी के, वो लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अभी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पर तमाम आला जो मंत्री हैं सरकार में और नेताओं की बैठक हुई है। और देखिए, ये दो तरीके की तस्वीरें हैं, बहुत मायने हैं इन तस्वीरों के। नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद से ये जो जंग शुरू हुई थी वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जितेंद्र दीक्षित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, एक तरफ जश्न, एक तरफ गम, लेकिन शुरुआत नारायण राणे की गिरफ्तारी से हुई थी इस जंग की। जी हाँ, ये कह सकते हैं कि ये जो ताज़ा कड़ी शुरू हुई है और नारायण राणे की गिरफ्तारी से हुई है। अगर हम इस संदर्भ में देखते हैं कि ये एक बदले की कार्रवाई है। नारायण राणे गिरफ्तार होते हैं, उसके कुछ दिनों बाद उनके बेटे गिरफ्तार होते हैं। और अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो शिवसेना के सांसद संजय राउत ये कहते हैं कि किरीट सोमैया भी गिरफ्तार होने वाले हैं, किरीट सोमैया के बेटे भी गिरफ्तार होने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा है ईडी के कुछ अधिकारियों के साथ मिली भगत करके एक घोटाले को अंजाम देने का। अब अचानक में नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो जाती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि नवाब मलिक को अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा कुछ दिनों पहले ही हो गया था और पत्रकारों से अनौपचारिक तौर पर बातचीत करते हुए वे कहते भी थे कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। हो सकता है, काट रही हूं, मैं क्षमा चाहती हूं, लेकिन इस परिस्थिति को भी समझना बेहद जरूरी है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी ने अभी शरद पवार से बात की। आपको याद होगा कि किस तरह से ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया था केंद्र सरकार के खिलाफ, सीबीआई की टीम को कलकत्ता में घुसने नहीं दिया था। अब सेम स्थिति जो है, वही परिस्थिति महाराष्ट्र में पैदा हो रही है। एक दूसरे के मंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बेहद विकट है। और हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है, बड़ी खबर उस पर हमारी नजर बनी हुई है। नवाब मलिक को जमानत मिलेगी या ईडी की हिरासत में नवाब मलिक को भेजा जाएगा, इस पर जिरह पीएमएलए कोर्ट में खत्म हो चुकी है। किसी भी वक्त, किसी भी क्षण फैसला आ सकता है। हमारे रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं, लेकिन इसी बीच शरद पवार उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने पहुंच गए हैं। नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर विवाद भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि एनसीपी के तमाम जो नेता हैं वो ये नहीं चाहते कि नवाब मलिक इस्तीफा दें। उधर ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका भी यही कहना है कि भाई आप एनसीपी के नेता नवाब मलिक से शरद पवार जी इस्तीफा मत लीजिए। तो उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार की बैठक और जो बड़ा फैसला है उसका इंतजार। ईडी की हिरासत में नवाब मलिक को भेजा जाएगा या जमानत मिल सकती है। 14 दिन की रिमांड की बात लगातार की जा रही है। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, क्या अपडेट? मृत्युंजय, आप पीएमएलए कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? शोभना, बिल्कुल हमारी भी निगाहें टिकी हुई है कि कोर्ट में अब अगला फैसला क्या होता है। क्या ईडी की कस्टडी दी जाती है या फिर जुडिशियल कस्टडी दी जाती है, इस पर हमारी निगाह टिकी हुई है। और आपको बता दें कि जो आखिरी, चूंकि अमित देसाई ने अपना पक्ष रख दिया था नवाब मलिक के वकील ने, उसके बाद में एएसजी अनिल सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। चूंकि अमित देसाई ने सवाल उठाया था कि इस मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया, इस मामले में किसी अन्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, इकबाल कासकर को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिस पर अनिल सिंह ने यह कहा कि ईडी जांच एजेंसी है और ईडी
ईडी तय करेगी कि किस व्यक्ति को किस केस में किस समय गिरफ्तार करना है। किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं कि किसी केस में किसे कब गिरफ्तार करना है। तो ये आखिरी था युक्तिवाद और इस पर युक्तिवाद खत्म हुआ है। अब थोड़ी देर में जो प्रक्रिया अंदर चल रही है कि जज जो है वो इस पर फैसला सुनाएंगे कि क्या नवाब मलिक आज की रात ईडी कस्टडी में गुजारते हैं, आने वाले कुछ दिन ईडी कस्टडी में गुजारते हैं, या फिर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में वो जेल जाते हैं। तो इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, और संजय राउत ने इसी बीच एक ट्वीट किया है, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि नवाब मलिक को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कानून के हिसाब से होगी। नवाब मलिक को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, ये शिवसेना के नेता संजय राउत कह रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र दीक्षित, आप जानते ही हैं कि जब किसी भी नेता को गिरफ्तार किया जाता है या जेल भेजा जाता है तो उसके बाद एक कार्रवाई होती है और उसके तहत उन्हें मंत्री पद छोड़ना होता है। अब ये जो पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है, इस पर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उस पर अपडेट ये है कि शरद पवार को सलाह दी जा रही है कि नवाब मलिक का इस्तीफा ना लिया जाए, उन्हें मंत्री बने रहने दिया जाए। ठीक उसी पैटर्न पर जो कि वेस्ट बंगाल का पैटर्न है, ममता बनर्जी के मंत्रियों को जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, इसके बावजूद ममता बनर्जी ने उनसे इस्तीफा नहीं लिया था, तो वैसा ही कुछ इस मामले में होना चाहिए। और शरद पवार को यह सलाह दी जा रही है कि जिस तरह से बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके सरकार पर दबाव तंत्र का इस्तेमाल कर रही है, उसके आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। और कानूनी तौर पर तो गिरफ्तारी का मुकाबला करना ही है, इस कार्रवाई का मुकाबला करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक सियासी मैसेज भी जाना चाहिए कि ठाकरे सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो इस तरह के दबाव तंत्र के आगे नहीं झुक रही है। और ये संदेश देने के लिए नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए, उन्हें मंत्री बने रहने दिया जाना चाहिए। बिल्कुल जितेंद्र दीक्षित, बड़ी बात आप कह रहे हैं। और लगातार ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, एनसीपी के कार्यकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कि जो ये महाआघाड़ी का गठबंधन है ये बिल्कुल एकजुट है, आप चाहे किसी को भी गिरफ्तार कीजिए, इसमें कोई फूट नहीं पड़ेगी। मृत्युंजय, एक बार मैं फिर आपका रुख करना चाहूंगी, कोई अपडेट, कोई खबर आपके पास? शोभना, बिल्कुल अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन जो जज हैं उन्होंने फैसला बोलना शुरू कर दिया है आज की सुनवाई पर। और जो एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, जो एसजी अनिल सिंह है, उन्होंने एक आखिरी जो वाक्य क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये जो जमीन खरीद फरोख्त का मामला है उसके पैसे हसीना पारकर के पास गए, हसीना पारकर से पैसे दाऊद इब्राहिम के पास गए और दाऊद इब्राहिम ने इसका उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया। देश में जिस प्रकार का काम दाऊद इब्राहिम करता है उसके लिए इन पैसों का उपयोग किया। ये जो दलील दी गई है, कहां से कहां तक जोड़ा गया है, ये दलील रखी गई। मैं क्षमा चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ, लेकिन बहुत अजीबोगरीब दलील है। हसीना पारकर, पारकर से फिर दाऊद को गई, इसका साक्ष्य कोर्ट में पेश करना होगा। बातों से तो कुछ भी नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। जितेंद्र, कोई खबर आपके पास? देखिए, मैं नवाब मलिक का ये ट्वीट पढ़ रहा हूं और इस ट्वीट में ये संजय राउत का ट्वीट है। संजय राउत के ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मंत्री नवाब मलिक का इस्तीफा ना लें, महाविकास आघाड़ी से सीधे तौर पर लड़ते नहीं आता है, इसलिए अफजल खान की तरह पीठ में छुरा घोंपने का काम शुरू है। तो इन्होंने एक तरह से बीजेपी की तुलना अफजल खान के साथ में कर दी है और ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से छुरा भोंकने वाला है, पीठ में छुरा भोंका जा रहा है इस तरह की कार्रवाई करके। तो ऐसे तीखे शब्दों में संजय राउत ने ये ट्वीट किया है। बिल्कुल, और संजय राउत का ट्वीट हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित बता रहे हैं और साफ साफ उनका भी यही कहना है कि नवाब मलिक को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मृत्युंजय, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से दोनों पक्षों ने जिरह की है, बहुत दमदार जिरह दोनों ही पक्षों ने की है। और सबसे पहले अनिल सिंह जो ईडी के वकील हैं, उन्होंने पूरी तरह से सर्कल समझाया कि आखिर किस तरह से डी गैंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसे बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जमीन के खरीद फरोख्त का मामला है जिससे कौड़ियों के दाम पर दो मुख्य बातें हैं। देखिए, एक तो यह है कि कुर्ला की जो जमीन है वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जिसको महज 50 लाख रुपए में नवाब मलिक परिवार ने खरीदा। पहला आरोप यह है। दूसरा आरोप यह है कि किससे खरीदा, उस व्यक्ति से खरीदा जो 1992 मुंबई सीरियल बम धमाकों का एक आरोपी है, बाद में दोषी करार दिया गया। और इस खरीद फरोख्त में डी लिंक का इस्तेमाल किया गया, यही मूल रूप से मुख्य आरोप लगाया गया है ईडी के वकील द्वारा। इस पर सफाई देते हुए या इस पर अपना पक्ष रखते हुए अमित देसाई जो नवाब मलिक के वकील हैं, मोटी मोटी बात ये कही उन्होंने कि ये मामला कब का है, 2002 का, 1999 का, तब के लेन देन की बात है। तब तो पीएमएलए का 2005 का एक्ट आया ही नहीं था, तो ये लागू कैसे हो सकता है उसके ऊपर। दूसरी बात कर रहे हैं कि ये मुनीरा की जमीन है, मुनीरा नाम की महिला की जमीन है, पर मुनीरा नाम की महिला ने आज तक तो कोई शिकायत ही नहीं दर्ज कराई। वो क्यों? अगर
अगर वो पीड़िता है तो 20 साल तक वो क्या कर रही थी। रही बात ईडी की, तो ईडी को 20 साल क्यों लग गए। और रही बात दाऊद इब्राहिम को, तो दाऊद इब्राहिम पर पिछले 30 सालों में देश में कई अपराध के मामले दर्ज हुए हैं। तो ये जो 3 फरवरी का मामला है, अब अचानक इससे क्यों संबंध जोड़ा जा रहा है, इस प्रकार के बहुत सारे दलील और पुराने जो साइटेशन है उसका जिक्र अमित देसाई ने किया। जिरह पूरी हो चुकी है, जज जो है वो अपना फैसला सुना रहे हैं, हमारी निगाहें टिकी हुई है। मेरे सहयोगी सूरज ओझा कोर्ट में लगातार मौजूद है और तुरंत हमें अपडेट करेंगे कि क्या आज नवाब मलिक आज की रात या आने वाले कुछ दिन, कुछ रातें ईडी की कस्टडी में गुजारते हैं या फिर जेसी या जुडिशियल कस्टडी दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। तो बिल्कुल हमारी निगाहें टिकी हुई है कि क्या वो इन्हें ईडी कस्टडी मिलती है या नहीं। जी बिल्कुल मृत्युंजय, जब कोई हाई प्रोफाइल केस कोर्ट के सामने पहुंचता है, हालांकि कोर्ट जो है वो साक्ष्यों पर काम करती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं दबाव जरूर पैदा होता है। ये बहुत बड़ी खबर है। एनसीपी के बड़े कद्दावर नेता है नवाब मलिक और किसी भी वक्त कोर्ट का फैसला आ सकता है। इस फैसले का इंतजार हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं, कोर्ट के बाहर मौजूद है। जैसे ही कोई फैसला आएगा फौरन हम आप तक पहुंचाएंगे। और जिरह जो है वो खत्म हो चुकी है। शिवसेना सांसद संजय राउत का ट्वीट सामने आया है। उनका कहना है कि नवाब मलिक को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। एक तरह से शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, सभी मिलकर ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरह की कार्रवाई की गई है। बीजेपी जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर डराने का काम कर रही है। नवाब मलिक को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, ये संजय राउत का ट्वीट है। उधर प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही है कि भाई ये तो आप बदले की भावना से कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जितेंद्र दीक्षित, देखिए ये मामला बहुत उलझा हुआ है। इस्तीफे को लेकर भी जो है तमाम लोगों का ये कहना है कि भाई इस्तीफा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अपनी संवैधानिक प्रक्रिया है, अपना एक कानून है। तो ये मामला जो है मुझे लग रहा है कि अभी कुछ दिन तक, आगे आने वाले दिनों में और उलझ सकता है। देखिए शोभना, सीधे तौर पर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के राजनीतिक मायने ही निकाले जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी को एक राजनीतिक कदम माना जा रहा है। और ये उस संदर्भ में देखा जा रहा है जिसमें कि बीजेपी वर्सेस ठाकरे सरकार की लड़ाई हो रही है। ठाकरे सरकार के जो घटक दल हैं वो कई महीनों से आरोप लगाते आए हैं कि जब से करीब 2.5 साल पहले से जब से ठाकरे सरकार बनी है तब से लगातार बीजेपी की ये कोशिश रही है इस सरकार को गिराने की। जो महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख हैं चंद्रकांत पाटिल, वो आए दिन नई नई तारीखें देते हैं कि इतनी तारीख तक ये सरकार गिर जाएगी, उतनी तारीख तक ये सरकार गिर जाएगी। तो इस तरह का दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके साथ साथ ये एक आरोप बड़ा लगा है बीजेपी के ऊपर कि वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके दबाव डाल रही है ठाकरे सरकार के ऊपर। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि ये एक बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। अब से चंद महीने पहले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कुछ दिनों पहले उनके बेटे नितेश राणे को गिरफ्तार कर लिया। अब संजय राउत कह रहे थे कि किरीट सोमैया भी गिरफ्तार होंगे, बीजेपी के जो नेता हैं। तो ऐसे में जब दोनों ही सरकारें अपनी अपनी एजेंसियों के, अपनी अपनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके एक दूसरे के नेताओं को गिरफ्तार कर रही हैं, तो ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये महाराष्ट्र के सियासी हलकों में माना जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत बड़ी खबर। और अब रिमांड जो ईडी की तरफ से मांगी गई थी उस पर जिरह खत्म हो गई है। किसी भी क्षण, किसी भी पल फैसला आ सकता है और जैसे ही फैसला आएगा हमारी नजर बनी हुई है, फौरन हम आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।